हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस, ये सारा इफ़ेक्ट कौन कौन सी गैसेस हैं, ठीक है, इसके बारे में जानने की कोशिश की थी जो लास्ट लेक्चर था। कल तबीयत थोड़ी सी नासाज थी इसलिए लेक्चर नहीं आया। नासाज तो अभी भी है लेकिन आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्लाइमेट चेंज जो होता है, जलवायु परिवर्तन जो होता है, उसका क्या प्रभाव होता है भारत पर, या क्या प्रभाव हुआ भारत पर या हो रहा है, उसके विषय में यहाँ पर जानेंगे। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है भारत पर, वो देखते हैं। INCCA रिपोर्ट में क्या क्या निकला, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसमें पहला है वार्मर सीजन, यानी कि जो मौसम होगा वो गर्म है, तो एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि राइज हो गया है, और एक्सट्रीम रेंजेस में 1 से 4 डिग्री राइज होता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन, जो बारिश है उसके बारे में कह रहा है। लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ रेनी डेज, इंक्रीज्ड इंटेंसिटी, ठीक है, यानी कि बारिश के दिनों में जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो जमी हुई बारिशें होती हैं, ठीक है, उसके बारे में कह रहा है। साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, लोअर फ्रिक्वेंसी की इंटेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, और स्टॉर्म सर्जेस के रिस्क जो हैं वो भी इंक्रीज हो चुके हैं। सी लेवल में 1.3 mm पर ईयर ऑन एन एवरेज इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरह फ्रेश वाटर में क्या है कि वाटर में 50% के आसपास इंक्रीज होता है, जो वेरिएबिलिटी है वाटर की, उसमें मतलब वेरिएबिलिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें वेरी कर रहा है ना, वाटर क्वालिटी, वो चीज़ कह रहा है। और फ्लड का रिस्क भी 10 to 30% बढ़ गया है, यानी कि बाढ़ आने के चांसेस भी बढ़ गए हैं, और सूखा का भी बढ़ गया है। जैसे इसी बार आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, हालांकि लास्ट में कुछ छिटपुट बारिश ने उन चीज़ों को संभालने का प्रयास किया है। क्या क्या एफर्ट्स लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। पहला है इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC का निर्माण किया जा रहा है। IPCC क्या है? अंतर सरकारी एक पैनल है जलवायु परिवर्तन के लिए। कह रहा है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, इन्होंने फाउंड किया था IPCC को क्या प्रोवाइड करने के लिए। ये एक मैकेनिज्म है जो स्टडी करेगा ग्लोबल वार्मिंग की गवर्नमेंट लेवल पर, मतलब सारी गवर्नमेंट से डेटा इकट्ठा करके, और फिर ये स्टडी करेगा टोटल मैकेनिज्म की कि किस तरह से कहाँ पे चेंज हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, हर जगह क्या सेम चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको एक ग्लोबल लेवल पर अध्ययन करेगा। वही है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर अंतर सरकारी पैनल। अगला कह रहा है कि IPCC जो होता है वो UN की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की ही एक बॉडी है, एक अंग है जो एक्सेस करता है साइंस रिलेटेड क्लाइमेट चेंज, मतलब विज्ञान से संबंधित जलवायु परिवर्तन को। अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये UN का अंग है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा हाँ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ये प्रोवाइड करता है पॉलिसी मेकर्स को रेगुलर साइंटिफिक असेसमेंट, और इसका जो इम्प्लीकेशन है और पोटेंशियल फ्यूचर रिस्क जो देखता है, वाइल आल्सो प्रोवाइडिंग एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑप्शन, मतलब एडेप्टेशन अनुकूलन की स्थिति, और मिटिगेशन यानी कि किसी चीज़ को घटाने के लिए भी ये जो है एक ऑप्शन के रूप में देखा जाता है। कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट UNFCC एंड वाइस वर्सा, ये UNFCCC और उसके विपरीत परिस्थितियों को कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब सहारा प्रदान करता है। अगर इसकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो IPCC जो है वो 1988 ऑफ नवंबर में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। किसका कार्यक्रम था वो मैंने बताया, WMO का था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और UNEP का था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का था। तो इन दोनों का एक संयुक्त पहल था, 1988 में प्रदान किया गया इसको, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो वैश्विक तापमान वृद्धि संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने हेतु सरकारी स्तर पर एक तंत्र उपलब्ध कराना था। बाकी IPCC जो है वो क्या करता है ये मैंने आपको बता ही दिया, कॉम्प्लीमेंट करता है UN
UNFCCC की रिपोर्ट तैयार करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये एक इसकी नामक रिपोर्ट तैयार करता है। ये और क्या करता है कि मैंने बता ही दिया, संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक चैनल है एक आपका, जो जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों का दोनों का अध्ययन कर रहा है मिला के। और अगर आपको पूछता है कि क्या आईपीसीसी ने कभी नोबेल प्राइज जीता है, तो आंसर होगा यस। इन 2007 पीस का नोबेल जीता है। ठीक है, अगला देखते हैं थोड़ी सी बातें UNFCCC के बारे में, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 1992। एक बार मैं इसका रिव्यू दे दे रहा हूँ, फिर पढ़ते हैं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। जो UNFCCC है दोस्तों, जिसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का समझौता, जो कि 1992 में आया, वो आपका फर्स्ट जो था वो बाइलेटरल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता था। ठीक है, यानी कि ये क्या था, बहुपक्षीय बाइलेटरल नहीं मल्टीलेटरल, प्रथम बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता था। और ये पहली बार घोषणा कब की गई, जब अर्थ समिट हुआ, रियो अर्थ समिट 1992 में, तभी इसकी उद्घोषणा की गई। और इसका मुख्य लक्ष्य बनाया गया कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग है, जो भी वैश्विक तापन है, उससे निपटने के लिए, और जो ग्रीन हाउसेज हैं उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए, तथा उसके साथ साथ जो उसके इफेक्ट होते हैं उसके लिए मानव का हस्तक्षेप भी किया जाए, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द ग्लोबल वार्मिंग एंड आफ्टर मैथ ऑफ दैट। ठीक है, प्रभावी कब हुआ, बाकी चीज़ें इसमें लिखी हैं। कम इनटू फोर्स फ्रॉम मार्च 21 1994, तो 1994 से ये प्रभावित हुआ, यानी कि लागू किया गया। इसमें कुल मिला के 195 कंट्रीज थी, अभी वर्तमान में 197 कंट्रीज हैं, इसको करेक्ट करिएगा कि 197 कंट्रीज इसको रेटिफाई करती हैं। ठीक है, और अलग अलग राष्ट्रों की पार्टियों के लिए ये क्या करता है, जो भी ग्रीन हाउस इमिशन है उसकी एक सीमा को डिसाइड करता है। आगे क्या कह रहा है, UNFCCC इज ए रियो कन्वेंशन, मैंने जो बताया है, वन ऑफ द 3 अडॉप्टेड एट द रियो अर्थ समिट, 3 में से एक है जिसे अडॉप्ट किया गया था, उसमें एक UNFCCC भी है 1992 के रियो सम्मेलन में, अर्थ सम्मेलन में। द अदर इंक्लूड द UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि UNCBD, एंड द UN कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि UNCCD। इसके अलावा 2 ये हैं जिन्हें रियो अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया था। कुछ बातें और समझ लेते हैं कि प्रमुख विशेषताएं क्या थी, क्या ये गैर बाध्यकारी है या नहीं है। तो सबसे पहले जानेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या UNFCCC इज बाइंडिंग इन नेचर, तो आप कहेंगे नो, ये बाइंडिंग नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछेगा कि क्या UNFCCC के बनाए गए नियम देशों पर बाध्यकारी हैं या नहीं है। तो ये बाध्यकारी नहीं है। इसके बारे में समझते हैं कि इसका जो प्रवर्तन है, यानी कि इन्फोर्समेंट है, इसके लिए कोई भी विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया था उस टाइम में, और यह समझौता कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी है। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं अगर देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जलवायु, तो हम लोग देखेंगे प्रमुख विशेषताएं कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के कुछ प्रमुख बिंदु थे, जैसे कि समस्या और उस पर दृष्टि रखना। मान लीजिए कि विकसित देश है, उसको नियमित तौर पर अपने जलवायु परिवर्तन की नीतियां उस पर
कैसे उपाय किए जा सकते हैं उसके सहित, और ग्रीन हाउस गैसों के जो भी इमिशन उत्सर्जन करते हैं वार्षिक रूप में, उसका एक लेखा जोखा रखें और उसे समय पड़ने पर प्रस्तुत करना पड़ेगा UNFCCC के सामने। और जो भी विकासशील देश हैं उनको जलवायु परिवर्तन समाधान और उसके प्रभावों के अनुकूलन से संबंधित क्रियाकलापों की जानकारी अपेक्षाकृत अधिक सामान्य संदर्भों में देनी होगी। यानी कि कह रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल है कि साल भर में आपने कितना इमिशन किया उसका आप एक वार्षिक लेखा जोखा रखें, लेकिन उससे थोड़े रूल आसान कर दिए गए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए, और उससे भी आसान कर दिए गए जो अंडर डेवलप्ड है उनके लिए। ठीक है ना। फिर कहा गया कि एक बैलेंस बनाकर चलिए। दूसरा पॉइंट यह था कि बैलेंस बनाइए। समझौता यह भी कहता है कि विकासशील देश द्वारा निकट भविष्य में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और बढ़ेगा। सामान्य सी बात है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे उत्सर्जन बढ़ता जाएगा। इस उत्सर्जन में कमी करने के लिए इस प्रकार सहायता करनी है कि उनकी आर्थिक प्रगति भी ना प्रभावित हो और जलवायु परिवर्तन भी बिल्कुल प्रभावित ना हो जाए, कि पता चले कि जलवायु परिवर्तन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसे कंट्रोल करना प्रॉब्लमेटिक हो गया। फिर उसके बाद अगला आता है कि जो विकसित देश हैं उन्हीं पर ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। यानी कि उच्च औद्योगिकृत देश या हाई इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो पिछले कुछ समय में GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस के प्रमुख उत्सर्जक रहे हैं, उन्हें अपने में अधिक से अधिक उत्सर्जन की कटौती करनी है और सामने वाले में यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें बढ़ानी है। अगला क्या है कि जलवायु परिवर्तन वैज्ञानिकों के साक्ष्यों को देखते हुए ये माना गया संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों द्वारा कि यह जलवायु परिवर्तन एक चेतावनी है और इस चेतावनी को UNFCCC ने एक्सेप्ट किया है और इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एक आइडियल सिचुएशन या आइडियल ट्रीटी माना है। फिर कुछ विकासशील देशों को फंड देने की बात भी की गई है, जो समस्याएं उस पर लगातार दृष्टि बनाने की बात भी की गई है। ठीक है, ये कुछ उसके मुख्य विशेषताएं थी। आगे कह रहा है कि फॉलोइंग द एस्टेब्लिशमेंट द COP1 यानी कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वाज हेल्ड इन बर्लिन, COP2 was held in Geneva, and COP3 was Kyoto, adopted by the Kyoto Protocol that ensures the implementation of UNFCCC। ठीक है, तो UNFCCC के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बेसिकली लागू करने के लिए आपके क्योटो प्रोटोकॉल को देखा गया है। लेकिन उससे पहले हम एक बार इस चीज़ को और समझते हैं कि 95 के आसपास में UNFCCC का प्रथम सम्मेलन होता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या करते हैं कि इसकी प्रवृत्ति जो है वो नॉन बाइंडिंग है। फिर समझा गया कि ये जो है लक्ष्यों के प्रति बहुत लचीलापन है इसमें, और जवाबदेही को सशक्त करने के लिए कि अब कुछ इसको बाइंडिंग नेचर का बनाया जाए, इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है UNFCCC के अधीन में ही आता है और उसकी संकल्पना 1997 में आती है। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। सबसे पहला तो इसका उद्गम क्यों हुआ, इसका जन्म क्यों हुआ? बाध्यकारी स्थिति के कारण, बाइंडिंग इन्फोर्समेंट के नाते इसका जन्म हुआ। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या है? बाध्यकारी है। क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान। तो क्योटो जापान का एक शहर है जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया गया, और कह रहा है कि 11 दिसंबर 19 वो देख लीजिएगा आप 1997 के 11 दिसंबर को अडॉप्ट किया गया, और ये फरवरी 2005 में पूरी तरह से इनेक्ट हुआ। कहानी सुन लेते हैं कि ये क्या था। एक अंतरराष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को जो भी पार्टीज हैं उनको बाध्यकारी बनाता है। ये मैंने आपको बताई दिया कि 1997 के जापान के क्योटो शहर में इसकी बैठक हुई, और उसके 7-8 साल बाद यानी कि 2005 में ये पूरी तरह से फरवरी में लागू होता है। फिर बात स्टार्ट होती है कि प्रथम प्रतिबद्धता अवधि जो इसकी थी
2008 से 2012 तक लागू की गई। फिर उसके बाद 2012 में होता है दोहा सम्मेलन। अब यहां से इसकी सेकेंड जो प्रॉमिस था, इसका प्रतिबद्धता अवधि, वो स्टार्ट किया गया, जो कि 1 जनवरी 2013 से स्टार्ट हुई और 2020 के आसपास जो है ये एंड हुई। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो UNFCCC के कन्वेंशन को सक्रिय करता है, क्योंकि ये जो कन्वेंशन है UNFCCC का, वो क्या कहता है कि जो भी सदस्य देश हैं वो उत्सर्जन को स्थिर रखें और प्रोत्साहित करें अन्य लोगों को भी उत्सर्जन को स्थिर रखने के लिए। किन किन गैसों पे लागू होता है? तो 6 गैसेस हैं, याद रखेंगे हम लोग कि 6 गैसेस पे ये लागू होता है। गैसेस कौन कौन सी है? CO2 है, CH4 है, N2O है नाइट्रस ऑक्साइड, HFC है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन है PFC और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है SF6। कुछ कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, कुछ कुछ देश हैं इसमें, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं कि नोट्स में मैंने क्या क्या लाया है। COP7 जो है वो मोरक्को 2001 में आया। द एडॉप्टेशन ऑफ द डिटेल्ड रूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल, जिसने अडॉप्ट किया वही प्रथम अडॉप्ट कर लिया इस प्रोटोकॉल को, और मार्केश अकॉर्ड इस चीज को बोला गया। फिर कह रहा है कि ये प्रोटोकॉल जो है डेवलप्ड कंट्रीज इसके लिए अकाउंटेबल है। कहा गया कि हाई लेवल ऑफ GHG इमिशन करती हैं, ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा अत्यधिक इमिशन करती हैं एटमॉस्फेयर में, ड्यू टू देयर रोल ऑफ इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकरण हो चुका है इसलिए। क्योटो मैकेनिज्म जो है, जिसको फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म भी कहा जाता है, ये डिफाइन किया जाता है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में टू द लोअर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अचीविंग इमिशन टारगेट्स, जो कि कहता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अचीविंग इमिशन टारगेट्स को लोअर कर दिया जाए, और ये इंक्लूड करता है इमिशन की ट्रेडिंग को, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन को। यानी कि 2-3 चीज़ें ये करता है। पहला तो इमिशन ट्रेडिंग को ये करता है, दूसरा स्वच्छ जो भी विकास की मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करता है, और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी ये बात करता है। अभी ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। बिल्कुल इन चीज़ों को मैं हिंदी में भी फिर से क्लियरली बताता हूँ। मैंने कहा कि रणनीति क्या क्या है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि रणनीति है। पहला तो ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अचीविंग द इमिशन टारगेट को कम करता है, ठीक है। तो किस किस तरह से करता है? एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार एवं कार्बन क्रेडिट के बारे में चिंता करता है ये। स्वच्छ विकास तंत्र रखता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म रखता है, और तीसरा है संयुक्त क्रियान्वयन करता है, मतलब लोगों के साथ मिल करके। उसके पहले मैंने बताया कि ये जो है उत्सर्जन कटौती के लिए, इमिशन रिडक्शन के लिए कमिटेड है और विकसित देशों पर बाध्यकारी रूप से लागू होता है। फिर इसका जो GHG के उत्सर्जन के व्यापार पर आधारित है, यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है जिस पर व्यापार आधारित होता है, ये अपने प्रतिबद्ध देशों को लक्ष्यों के बड़े हिस्से के पहलू घरेलू स्तर पर पूरा करते हैं और कुछ भाग बाजार आधारित तंत्रों यानी कि मार्केट बेस्ड सिस्टम के द्वारा पूरा करते हैं। मतलब क्या है कि पहले तो अपने इंडस्ट्रीज में कटौती करेगा प्रत्येक कंट्री, उसके बाद मार्केट आधारित स्ट्रेटजी लाएगा कि भाई ऐसी चीज़ें ना भेजे ना ले, ठीक है, जिससे इमिशन होता है, ठीक है, या किसी और मैकेनिज्म के द्वारा चीज़ों को कंट्रोल कराए, GHGs को कंट्रोल कराए। कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ ग्लोबल इमिशन, ग्लोबल इमिशन जो रहा है उसके लिए सिग्निफिकेंट स्टेप लेके जा रहा है। दैट विल अलाउ द स्टेबलाइजेशन ऑफ GHG इमिशन, जो कि आपका अलाउ करेगा स्टेबलाइज करने में जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन को। मैंने कहा कि एक बार ये हिंदी में आपको बताऊंगा, तो फिर से अब हिंदी में सुनिए। क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य विशेषता कहानी की तरह से बस सुन लीजिए, मेन चीज़ें हो चुकी हैं कि UNFCCC जो है वो इस प्रोटोकॉल को क्या करता है, बाध्यकारी रूप से लागू करता है और उसी के अंडर में ये आया हुआ है। पहला पॉइंट, इस समझौते में क्या किया गया है कि जो भी सिद्धांत है वो औद्योगिकृत देश को GHG को यानी कि ग्रीन हाउस गैसों को स्थिर इमिशन करने के लिए, यानी कि स्थिर रूप से उत्सर्जन करें, उसका जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें एक स्थिरता लेके आए, ये कहा गया है। मतलब उत्सर्जन को अब बढ़ाएं मत। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहेगा कि मैंने बता दिया कि 2008 से 12 पहली अवधि में,
ठीक है, जिसमें यूरोपीय संघ के देश आते हैं जिनको बोलते हैं एनेक्स 1। इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको, बस ऐसे ही सुन लीजिए, अभी मैं बताता हूं। और कहा गया कि आप जो है कमी करेंगे एनेक्स 1 के देश 1990 के स्तर की तुलना में 5 वर्ष की अवधि में औसत रूप से 5% का उत्सर्जन कम करना है। मैंने क्या कहा, 1990 की तुलना में 5 वर्षों की अवधि में, आने वाले 5 वर्षों की अवधि में, 2008 से 5 वर्षों की अवधि में 5% उत्सर्जन को कम करना है। ये प्रोटोकॉल जो है वो तकनीकी रूप से केवल विकसित देशों पर बाध्य है, क्योंकि वर्तमान में वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैस के उच्च स्तर के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं वो हैं आपके विकसित देश। इसीलिए ये प्रोटोकॉल अपने साझा किंतु विभेदीकृत उत्तरदायित्व यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर केंद्रीय सिद्धांत के कारण विकसित देशों पर अधिक भार डालता है। अब जो कानूनी रूप से प्रारंभ में विकासशील देश को उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य के प्रति कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया गया था, क्योंकि वे ग्रीन हाउस गैस के कुल उत्सर्जन का बहुत ही छोटा भाग उत्सर्जित करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें माना गया कि पिछले 10 से 12 साल में वो डेवलप्ड कंट्रीज की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उन पर भी ये क्योटो प्रोटोकॉल को बाध्यकारी बनाया जा रहा है। ठीक है, अब सदस्य देश के बारे में मैं बात कर रहा था, जो मैंने एनेक्स 1, 2 और 3 बताया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, छोटे में बताऊंगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर कंट्रीज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें मेंबर कंट्रीज को कैसे रखा गया है। तो एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3। ठीक, एनेक्स 1 में कौन है, तुरंत पेन उठाइए, मैं बोल रहा हूं, नोट करिए। एनेक्स 1 में ऐसे औद्योगिकृत एवं विकसित देशों को शामिल किया गया है जो कि वर्ष 1992 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त इनमें संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था वाले देश यानी कि रूसी महासंघ, बाल्टिक राज्य और कई केंद्रीय एवं पूर्वी यूरोपीय देशों को भी शामिल किया गया है। पूरा सुन लीजिए एक बार और। एनेक्स 1 के समूह में औद्योगिकृत एवं विकासशील देश आते हैं, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आते हैं। इनको 1992 में जो OECD था उनके सदस्यों के रूप में इसमें रखा गया। और उसके बाद जो संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था है, जो ट्रांजिट अर्थव्यवस्था वाले कंट्रीज हैं, जैसे आपका रूसी महासंघ था जब USSR था, उसके बाद बाल्टिक नेशंस थे और कई सारे पूर्वी यूरोपीय देश भी आते हैं। फिर एनेक्स 2 की बात आती है, यहाँ पर है एनेक्स 2। एनेक्स 2 में कौन कौन आता है, एनेक्स 2 में वे कंट्रीज आते हैं जो एनेक्स 1 के OECD सदस्य देश तो हैं, किंतु उनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से नहीं गुजरी है, अर्थात इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन वाले देश शामिल नहीं है। इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन वाले देश शामिल नहीं है। एनेक्स 2 समूह के देशों में विकासशील देश तथा EIT देशों के पर्यावरण हितैषी तकनीक का भी हस्तांतरण करते हैं। तीसरा क्या है, नॉन एनेक्स समूह के विकासशील देश आते हैं। कौन से हैं, नॉन एनेक्स समूह के विकासशील देश आते हैं एनेक्स 3 में, जिन पर जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन देशों को तकनीक हस्तांतरण एवं निवेश पर बल दिया गया है ताकि इन्हें GHG उत्सर्जन से बचाया जा सके। तो कुल मिला के इस तरह की 3 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, अब जो मैंने बताया है वो आप इंटरनेट पर सर्च करिएगा, अलग अलग कंट्रीज के नाम लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा। चलिए, और मैंने उत्सर्जन कटौतियों की रणनीतियों को बता ही दिया है कि क्योटो प्रोटोकॉल में एक उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता की गई कि इमिशन रिडक्शन कमिटमेंट करेंगे, और दूसरा एक फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म किया गया कि मार्केट के माध्यम से पहले तो घरेलू स्तर पर करेंगे और फिर मार्केट के माध्यम से दूसरा करेंगे। फिर मैंने कहा कि 3 तंत्र इसमें शामिल होते हैं मार्केट बेस्ड को पूरा करने के लिए। पहला इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग एंड कार्बन क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार एवं कार्बन क्रेडिट। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र, और तीसरा है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन यानी कि संयुक्त क्रियान्वयन। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कार्बन क्रेडिट और क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा उत्सर्जन व्यापार। तो इसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से कि जो भी समझते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था उसका एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 17। ये चीज़ें याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 17। रुकिए मैं एक पेज ऐड कर लूँ जिससे ईजिली आपको समझ में आएगा।
मैं कह रहा था कि क्योटो प्रोटोकॉल का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है? ये आपको इमिशन ट्रेडिंग की, उत्सर्जन व्यापार की अनुमति देता है। क्या करता है? उत्सर्जन व्यापार की अनुमति देता है। या उन देशों के अतिरिक्त, उन देशों को अपनी अतिरिक्त कार्बन क्षमता बेचने की अनुमति प्रदान करता है जिन्होंने निर्धारित सीमा से कम उत्सर्जन किया है। यह कार्बन क्षमता उन देशों को बेची जाती है जो निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ है, या आदान प्रदान एनेक्स 1 कंट्रीज के बीच में हो सकता है। समझा रहा हूँ, परेशान मत होइए। मैं कह रहा हूँ कि कोई कंट्रीज ए है, कोई कंट्रीज बी है, ठीक है। ये कंट्री ए और कंट्री बी है। कंट्री ए ने क्या किया कि जितना इसके लिए इमिशन निर्धारित था कि आप इतना इमिशन करोगे, उससे कम इमिशन किया, ठीक है। यानी कि अब इसके कोटे में कुछ कार्बन इमिशन बचा हुआ है। तो ये क्या करेगा कि कोई भी विकसित देश, ये ना कह रहा है, वो क्या करेगा कि अपनी जो अतिरिक्त कार्बन क्षमता है जो बच गई, मान लीजिए यहां तक करना था, यही उसने किया, तो ये जो अतिरिक्त कार्बन क्षमता है उसको अब दूसरी कंट्री को बेचेगा, यानी कि अपनी सीमा तक लेके आएगा, यानी कि उतना काम और कर सकता है, दूसरे की हेल्प करेगा, और दूसरे की हेल्प करने में उतना कार्बन जो है वो आपका व्यापार कर सकता है। लेकिन केवल ये एनेक्स 1 कंट्रीज के बीच में ही ऐसा हो सकता है। इस प्रकार उत्सर्जन जो कटौती हुई उसके रूप में एक नई कमोडिटी का निर्माण हुआ। यानी कि आपने पहले तो उत्सर्जन कम कर दिया, अब जो बचा हुआ है आपका लेवल, उतने में आपने एक नई कमोडिटी यानी कि नए सामान का जो है निर्माण कर दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख जीएचजी है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस है, इसे ही कार्बन व्यापार का नाम दिया गया। यानी कि ये जो व्यापार हुआ, ये क्या हुआ? ये हुआ आपका कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है ना। कार्बन ट्रेड या कार्बन ट्रेडिंग इसको कहा गया। अब इसको एक वस्तु की तरह से ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है, और यही जो है कार्बन मार्केट के रूप में जाना जाता है। यानी कि कार्बन मार्केट कुछ नहीं है, आप अपना इमिशन कम करो, अपना इमिशन करने के बाद आप एक ऐसा व्यापार करो जो दूसरी कंट्री के साथ जितना लेवल आपका बचा हुआ है उतना आप व्यापार कर सकते हो दूसरी कंट्री के साथ, ठीक है। पहले घरेलू स्तर पे कर लिया, अब बाकी का व्यापार कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कमोडिटी का नाम देते हैं। तो कार्बन व्यापार यही है, और इस पूरे सिस्टम जहां पर हो रहा है उसे कार्बन मार्केट का नाम दे दिया गया। इसका तंत्र के माध्यम से जो बायर हैं, जो क्रेता हैं, उत्सर्जन बढ़ाने के बदले भुगतान करता है, वहीं जो विक्रेता है उत्सर्जन कम करने के लिए लाभान्वित होता है। यानी कि इन्होंने उत्सर्जन कम किया तो क्या करेंगे? ये लाभ लेंगे, ठीक। और इन्होंने इनसे खरीदा कि हमें थोड़ा सा और उत्सर्जन करना है, तो जितना इनका बचा हुआ है वो इन्होंने खरीदा, तो इनको जो है पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए इनके पास 10 किलो आलू है, इनके पास भी 10 किलो आलू क्षमता है। इन्होंने क्या किया कि अपने 10 किलो को 2 मिनट में बेच दिया। 5 मिनट का टाइम दिया गया था। इन्होंने अपने 10 किलो को 5 मिनट तक नहीं बेच पाए, अभी 4 किलो आलू बाकी है, और इनको चाहिए कि मुझे जो है 4 किलो बेचने के लिए कुछ समय और चाहिए। तो इनके पास जो 3 मिनट बचा है, इसे कार्बन समझिए, कार्बन क्रेडिट समझिए। इन्होंने कहा कि 3 मिनट का जो मेरे पास समय है वो मैं तुम्हें बेचूंगा, लेकिन इसके बदले में पैसे लूँगा, ठीक है। तो इन्हें जो है फ़ायदा हुआ क्योंकि इन्होंने जल्दी बेच दिया, और ये बेचारे बेच नहीं पाए, तो इन्होंने इनसे कार्बन जो है उधार ले लिया, कितना इमिशन हम और करेंगे कुल मिला के, ठीक है। यही पूरा फंडा है आसान शब्दों में, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि समग्र रूप से उत्सर्जन सीमा नियंत्रित होती है, इस प्रकार हतोत्साहित करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें हैं कि भाई अम्ल वर्षा रोकनी थी। 1990 में जो है अमेरिका ने अम्ल वर्षा की रोकथाम है तो ऐसे उत्सर्जन व्यापार को प्रभाव में लाया था। अब कार्बन ट्रेड के लिए इकाइयों का भी निर्माण किया जाता है। अनुच्छेद 17 में ही है कि उत्सर्जन व्यापार के लिए जो इमिशन मार्केट है,
ये जो इमिशन मार्केट है उसको हस्तांतरित करने के लिए यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ यूनिट्स जो कि CO2 समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट रूप से मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन यानी कि 1 CO2 के समकक्ष होते हैं, निम्नलिखित रूप से इकाइयाँ हो सकती हैं। क्या क्या इकाइयाँ हैं? AAU है, RMU है, ERU है और CER है। नाम समझते हैं। असाइंड अमाउंट यूनिट, असाइंड अमाउंट यूनिट ये है। यह है रिमूवल यूनिट। ERU है इमिशन रिडक्शन यूनिट और CER है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ठीक, समझ लेते हैं। AAU क्या है समझते हैं। अनुसूची 1 में कहा गया है जो उसमें देश आते हैं उनके द्वारा प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3.7 एंड 3.8 में इसके अंतर्गत निर्धारित उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर जारी किया गया है, जिसको बोलते हैं असाइंड अमाउंट यूनिट, यानी कि कितना यूनिट आपको उत्सर्जन करना असाइन किया गया है। किस अनुच्छेद में है? क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3.7 एंड 3.8 में। RMU क्या है? रिमूवल, यानी कि अनुसूची 1 के देशों में क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3.3 आर्टिकल 3.3 एंड 3.4 के तहत भू उपयोग परिवर्तन और वानिकी के आधार पर हुई GHG की कमी के अनुरूप जारी किया जाता है कि कितना आपने रिमूव किया, यानी कि किसको किसको लेते हैं? भू उपयोग और वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री के आधार पर इसको जारी किया जाता है। ERU क्या है? इमिशन रिडक्शन यूनिट क्या है? प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6, अनुच्छेद आर्टिकल 6 के तहत, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 के तहत किसी संयुक्त क्रियान्वयन यानी कि ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन परियोजना के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली अगर उत्सर्जन कटौती है तो उसकी इकाई को हम लोग ERU कहते हैं, यानी कि इमिशन रिडक्शन यूनिट कहते हैं। और CER क्या है? यह प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत किसी स्वच्छ विकास प्रणाली यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उत्सर्जन कमी को प्रमाणित करने वाली इकाई है। यानी कि स्वच्छ विकास प्रणाली जो भी है अनुच्छेद 12 में कहा जाता है इसके बारे में, ठीक है, कि ये स्वच्छ विकास प्रणाली के फलस्वरूप जो प्राप्त होती है उत्सर्जन कमी उसको प्रमाणित करता है। इन सबको, प्रत्येक पार्टी को, AAU, RMU, CER या ERU, इनके रिजर्व को राष्ट्रीय रजिस्ट्री के रूप में बनाए रखना होगा और आरक्षित इकाई को प्रतिबद्धता अवधि रिजर्व के रूप में जाना जाएगा। इनको कहा जाएगा प्रतिबद्धता अवधि रिजर्व। मतलब क्या होता है? कमिटमेंट पीरियड रिजर्व, जिससे पार्टी के लिए सौंपी गई मात्रा के 90% से नीचे होना चाहिए टोटल। ये जो चारों का रिजर्व है ये क्या कहलाएगा? जो भी जितना दिया गया है खर्चा करने को उसके 90% से कम होना चाहिए। इसी में एक चीज़ और आती है जिसको बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। इसको ही पढ़ के हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं। CDM क्या है कि अनुच्छेद 12 में इसको भी वर्णित किया गया है, जहाँ पर CER है। कहा गया है कि विकसित और विकासशील देश के द्वारा, विकासशील देशों के द्वारा अपनाया जाएगा कि उत्सर्जन जो कटौती करेंगे उसके लिए प्रतिबद्ध कोई विकसित देश या उनकी कंपनियां अन्य विकासशील देशों से कम GHG उत्सर्जन करने वाले प्रोजेक्ट में निवेश करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती हैं। समझिए, यानी कि विकसित देश है, उनकी कंपनियां हैं, तो अगर वो विकासशील देशों से कम उत्सर्जन कर रही हैं या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें निवेश कर रही हैं तो उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, मतलब वो और इमिशन कर सकती हैं एक तरीके से। अब किसी स्वच्छ विकास तंत्र में उदाहरण के लिए सौर पैनल का प्रयोग कर लेंगे, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना ला देंगे, अधिक ऊर्जा कुशल बॉयलर्स की स्थापना कर देंगे। CER जो क्लीन डेवलपमेंट CER सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन है, वो बिक्री योग्य कार्बन क्रेडिट अर्जित कर लेंगे और प्रति इकाई 1 टन CO2 के बराबर होती है। उसकी गणना कैसे करेंगे? तो क्योटो लक्ष्यों की प्राप्ति करोगे उस हिसाब से जो है इसकी गणना की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप अगर अच्छे काम कर रहे हो, लाइक उज्ज्वला योजना आपकी आई तो पता चला कि जो
चूल्हे जलाए जा रहे थे, उनके प्लेस पर आपने क्या किया, स्वच्छ ईंधन दे दिया। स्वच्छ ईंधन दे दिया तो आपके क्या हुआ कि कार्बन कटौती में कमी हो गई। कार्बन कटौती में कमी हो गई तो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट मिलेगा उसका। अब क्रेडिट मिलेगा तो उतना आप एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हो, हुआ ना। या फिर अपने हिस्सा आप बगल वाले बांग्लादेश को दे दो कि भाई तुम मेरे से खरीद लो उतना क्रेडिट, तुम खर्चा करो, तुम ज़्यादा इमिशन करो, हमें उसके बदले में कुछ पैसे दे दो। तो कुल मिला के हम लोग को करना क्या है कि एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है जिसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, सतत विकास करेंगे और उत्सर्जन में कमी करेंगे। अब इसके बारे में ज़्यादा जो जानकारी है, कैसे क्रियान्वयन होता है, जो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन होता है, उस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार फिर से स्टार्टिंग से पूरी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी चीज़ है। तो आज मैंने डिस्कस किया, जितना किया उसको रिवाइज करिए, लिख जरूर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है। जो मैंने बोला है उसको लिखते जाइएगा, जो चीज़ लिखी है उसे तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। जो पहले से लिखी है वो नहीं, जो मैं पेन से लिखता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।